नमस्कार, मैं अजय कुमार। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिख करके नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। यह पंक्तियां अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल की आलोचना करते हुए कही है। वक्फ की पूरी कहानी पढ़ने के बाद, उसे पूरी तरीके से समझने के बाद यह बात समझ में आता है कि यह पंक्तियां वक्फ संशोधन बिल की आलोचना में कही गई सबसे सटीक पंक्तियां हैं। तो चलिए इस वीडियो में वक्फ की पूरी कहानी पर बात करते हैं। वक्फ पर किसी भी तरीके की बात करने से पहले हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार यह वक्फ है क्या। वक्फ की अवधारणा इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं से जन्म लेती है। वक्फ शब्द अरबी भाषा के जिस शब्द से बना है उसका अर्थ होता है रुकना और ठहरना। यह कोई धार्मिक दायित्व नहीं है। जो कोई भी जो इस्लाम को मानता है उसे इस दायित्व को पूरा करना ही करना है। यह कोई कर्तव्य नहीं है, कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है कि इसे बिना पूरा किए रहा नहीं जा सकता है, बल्कि इस्लाम में रिलीजियस चैरिटी यानी धार्मिक दान का एक पवित्र तरीका है। कोई व्यक्ति जब वक्फ बनाता है तो उसमें जिस चल और अचल संपत्ति को, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो उसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है या जो उसे विरासत में मिली होती है, उसे अल्लाह के नाम पर अस्थायी तौर पर सौंप देता है। कोई व्यक्ति कानूनी दस्तावेज के जरिए या मौखिक तौर पर अपनी किसी संपत्ति को वक्फ बना सकता है, या अगर संपत्ति बहुत लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ मकसद से इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ की संपत्ति माना जा सकता है। जो वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं। वक्फ करने के बाद संपत्ति उसकी नहीं रह जाती है, वक्फ अल्लाह के लिए हो जाता है, अल्लाह के नाम कर दिया जाता है, संपत्ति अल्लाह के नाम समर्पित कर दी जाती है। साथ में यह नियम भी है कि ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से इस्लाम के मुताबिक धार्मिक दान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इन संपत्तियों का गलत जगह पर इस्तेमाल हो। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल से पता चलता है कि इस तरह के चल और अचल संपत्तियां, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टियां का इस्तेमाल शैक्षणिक संस्थान बनाने में, मस्जिद बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में और उन तमाम तरीकों में किया जाता है जिसकी इजाज़त इस्लाम के मुताबिक धार्मिक दान में संपत्ति को इस्तेमाल करने की होती है। यहाँ जो समझने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक दान करता है वह चाहता है कि उसकी दान में दी गई संपत्ति का इस्तेमाल वहीं पर हो जिस मकसद के लिए उसने धार्मिक दान किया है। उसकी संपत्ति का इस्तेमाल समाज की जरूरतों के लिए किया जाए। इसीलिए कानून के तंत्र में धार्मिक दान में दी गई संपत्ति के रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए नियम कानून भी मौजूद है। यह हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है। वहां पर भी अगर कोई धार्मिक दान दिया जाता है तो उसके कंट्रोल के लिए नियम कानून मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है। भारत में वक्फ स्थापित करने का चलन 800 साल से ज्यादा पुराना है। आजादी के बाद इसका रेगुलेशन भी शुरू हुआ। साल 1954 में आजादी के बाद भारत में वक्फ कानून बना। कानूनी मामलों के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का सबसे ज्यादा रेगुलेटेड कानून वक्फ कानून है। मतलब सबसे ज्यादा कोडिफाइड है, लिखित कोई कानून है तो वह वक्फ कानून है। वक्फ के बारे में अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि वक्फ पर सरकार का किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। वक्फ पर सरकार ने कानून बनाया है। साल 1995 का वक्फ का कानून भारत की संसद में ही बना था। मतलब सरकार की सहमति के बाद ही बना था। अब चूंकि यह कानून है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वक्फ के मामले में देश की अदालतों को भी हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। अगर वक्फ का मामला देश की अदालत तक पहुंचता है तो देश की अदालत को भी उस पर सुनवाई करने का हक मिला है। इसीलिए वक्फ को लेकर के यह जो बात फैलाई जाती है कि वक्फ पर ना सरकार का कंट्रोल है और ना अदालतों का, यह पूरी तरह से गलत है, अफवाह वाली बात है। अब नए प्रस्तावित बिल पर बात करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो मौजूदा वक्त में वक्फ का कानून है आखिरकार वह क्या कहता है। वक्फ के कानून में यह बात स्पष्ट तौर पर दर्ज है कि राज्य सरकार के अधीन एक वक्फ बोर्ड बनेगा। किसी भी राज्य के भीतर जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं उन सब का संरक्षक यह वक्फ बोर्ड ही होगा।
ज़्यादातर राज्य में सुन्नी और शिया समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। भारत की तकरीबन सभी जानी मानी जो मस्जिदें हैं वह वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं और राज्य के वक्फ बोर्ड के अधीन होती हैं। अब सवाल होता है कि वक्फ बोर्ड का सदस्य कौन कौन बन सकता है। तो वक्फ बोर्ड का एक चेयरपर्सन होता है। राज्य सरकार की तरफ से 1 या 2 व्यक्ति इसमें नामांकित किए जा सकते हैं। मुस्लिम विधायक और मुस्लिम सांसद इसके सदस्य होते हैं। स्टेट बार काउंसिल के जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं इसके सदस्य होते हैं। इस्लामिक थियोलॉजी के जाने माने स्कॉलर इसके सदस्य होते हैं। वक्फ के केयर टेकर और प्रबंधन करने वाले जो मुतावली कहलाते हैं, उन मुतावलियों में जिनकी सालाना आय 1 लाख या इससे ज़्यादा होती है वह भी वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं। वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्ति प्रशासित करने का अधिकार मिला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना, इनकी देखरेख करना, मैनेजमेंट करना, यह सारा अधिकार वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड का काम जो वक्फ की कुल आमदनी है वह कितनी है, इसके पैसे कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पैसा मिल रहा है, इन सब का जो लेखा जोखा है वह वक्फ बोर्ड रखता है। इनके पास कितनी ज़मीनें हैं और कितनी ज़मीनें कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करनी है, किससे वसूली करनी है, यह सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह वक्फ बोर्ड के जिम्मे में आती हैं। कहीं पर वसूली करनी है तो क्या जायज़ उपाय अपनाए जाएं, यह सारा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास मिला हुआ है। अगर वक्फ की किसी अचल संपत्ति को बेचना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन को बेचना है, तो उसका एक्सचेंज करना हो या उसे गिफ्ट में देना हो या उसका ट्रांसफ़र करना हो, तो यह निर्णय करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 सदस्य अपनी सहमति नहीं दे देते हैं तब तक वक्फ की किसी भी अचल संपत्ति का मालिकाना हक का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी दर्ज हुआ है कि अगर वक्फ की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट कर लेता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। जो मौजूदा वक्त का वक्फ का कानून है उसके अंतर्गत एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की बात की गई है जो वक्फ के पूरी संपत्ति का रिकॉर्ड रखेगा, पूरी वक्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट मेंटेन करेगा। सर्वे कमिश्नर के पास यह अधिकार होता है कि वह छानबीन कर यह भी पता लगाए कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है, और उसके बाद से यह रिपोर्ट बोर्ड को देता है जो वक्फ बोर्ड है, और यह जो वक्फ बोर्ड है यह रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार उसे अपने गजट के माध्यम से सार्वजनिक करती है। अगर वक्फ के मालिकाना प्रकृति पर किसी तरह का विवाद होता है और विवाद खड़ा होता है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता है। अब सवाल होता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के सदस्य कौन होंगे। जैसा कि कानून का जो बुनियादी सिद्धांत है वह कहता है कि कोई भी जब ट्रिब्यूनल बनती है तो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब अर्ध न्यायिक इकाई होती है। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा होता है। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब ये समझिए कि उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस मामले को अच्छी तरीके से जानते हों और कुछ प्रशासनिक अधिकारी होंगे इस तरीके से, और कुछ जुडिशियल अधिकारी होंगे इस तरीके से ट्रिब्यूनल बनता है। तो वक्फ का ट्रिब्यूनल राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है जिसके 3 सदस्य होते हैं। पहला चेयरपर्सन जो जिला सेशन और सिविल जज के रैंक से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं होगा। दूसरा वह जो राज्य की सिविल सर्विसेज का कोई अधिकारी हो, और तीसरा वह जिसे मुस्लिम लॉ और जुरिस्प्रूडेंस में महारत हासिल हो। अब जब ट्रिब्यूनल से भी विवाद अगर शांत नहीं होता है तो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। आप उसे वहां तक ले जा सकते हैं। मतलब वक्फ के मामले में जो यह बात कही जाती है कि ट्रिब्यूनल के बाद मामला कहीं नहीं जाएगा, वह पूरी तरीके से गलत है। हाई कोर्ट में जा सकता है और क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कोई गैर मुस्लिम भी यानी हिंदू भी वक्फ कर सकता है, मगर यह वक्फ पर्सनल लॉ के मुताबिक होना चाहिए। यानी अगर कोई हिंदू मस्जिद के लिए वक्फ करे तो यह संभव नहीं होगा, मगर अगर शैक्षणिक संस्थान के लिए करे, अस्पताल के लिए करे, धर्मशाला के लिए वक्फ करना चाहे तो यह हो सकता है। मतलब वक्फ करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। यहां तक तो यह बात हो गई कि वक्फ क्या है और वक्फ को रेगुलेट करने का जो कानून है वह कानून कैसा है। अब बात करते हैं कि भारत में वक्फ की दुनिया कैसी है। मुस्लिम विद्वान भी मानते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, प्रबंधन ठीक ठाक नहीं है।
मगर यहां पर बात ध्यान दीजिएगा और समझने वाली बात यह है कि वक्फ में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर बात करते समय हम इस तरीके से बात करने लगें कि भारत में सब जगह ईमानदारी है, सब जगह अच्छा खासा प्रबंधन है, भ्रष्टाचार कहीं पर है तो वह वक्फ में है, वक्फ बोर्ड में है, वक्फ के प्रशासन में है, तो समझिए कि हमारी मति मार ली गई है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर कोई इस तरीके से बात कर रहा है और हमारे दिमाग में इस तरीके की बातें भरना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि वह जानबूझकर सांप्रदायिकता फैला रहा है, क्योंकि वक्फ को लेकर के भारत में यही माहौल बनाया जा रहा है और बहुत लंबे समय से बनाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ नफरत का भाव पैदा करने के काम में जितने भी लोग लगे होते हैं, वो मौजूदा वक्त के भ्रष्टाचार को इस तरीके से प्रचारित करना शुरू कर देते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं वह वक्फ में है, मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं और लोगों को यह समझाने और बुझाने में लग जाते हैं कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार है तो वह मुसलमानों के वक्फ में है। इसे दूर करने के लिए वक्फ को प्रशासित करने की जिम्मेदारी मुसलमानों से छीन करके हिंदुओं को देनी चाहिए। जब वहां कोई हिंदू पहुंचेगा तब सब जाकर के ठीक ठाक हो जाएगा। जब वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा और प्रशासन सीधे सरकारी अधिकारी के हाथ में आ जाएगा तब सब ठीक ठाक हो जाएगा। जबकि कई उदाहरण यह बताते हैं कि सरकार और सरकारी अधिकारी की हकीकत यह है कि मुसलमानों की संपत्ति को चुन चुन करके इस दौरान बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। वक्फ की दुनिया की यह भी बात जान लीजिए कि उसके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टी का डिमोलिशन किया गया है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल से पता चलता है कि देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं जिनके पास करीब 8,72,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 16,000 मूवेबल प्रॉपर्टी है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर 58,000 कंप्लेंट दर्ज है, करीब 1,27,000 मामले लटके हुए हैं, लंबित हैं, करीब 1,84,000 मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, करीब 165 से ज़्यादा मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पिछले 5 साल में वक्फ संपत्ति पर विवाद बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वक्फ के तहत धार्मिक संपत्ति दान करने की परंपरा 800 साल पुरानी है, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जमीन अब तक दान में वक्फ को मिली होगी। आंकड़े भी यही बताते हैं। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे की कुल जमीन करीब 43 लाख एकड़ है। सेना यानी रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन करीब 17 लाख एकड़ है और इसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की कुल जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ है। अब बात करते हैं कि संसद में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से पेश किए गए वक्फ लॉ संशोधन बिल पर। वक्फ संशोधन बिल पेश करते समय किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय पैनल ने यह सुझाव दिया था कि वक्फ लॉ में संशोधन करने की जरूरत है, इसीलिए यह संशोधन पेश किया जा रहा है। जबकि जो भी भारत की राजनीति को समझते हैं वह समझते हैं कि भाजपा का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह मुस्लिमों के खिलाफ नफरत कर अपनी राजनीति करना है। तो उन्होंने एक नया शिगुफा लाया है, एक नई रणनीति अपनाई है कि वक्फ को आधार बना करके अब वह मुस्लिमों को टारगेट करेंगे और अपनी राजनीति करेंगे। तो राजनीति ये है और उसका जो बहाना संसद में पेश किया गया वह यह है कि संसदीय पैनल ने सुझाव दिया था कि वक्फ का जो कानून है उसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो संसद में क्या हुआ? संसद में यह हुआ कि मोदी की टोली पहले की तरह खुद ही अब जबरदस्त बहुमत की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसने तानाशाही रवैया जो पहले अपनाती थी बिलों को लेकर के यहां पर नहीं अपना पाई और उसने बिल को ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में भेज दिया है। बिल पर इस समिति में विचार किया जाएगा और उसके बाद इसका भविष्य तय होगा। अब बात यह है कि जिस संसदीय पैनल के सुझाव के आधार पर वक्फ लॉ में संशोधन करने वाला बिल अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया है, उस पैनल के अध्यक्ष का बयान अखबारों में छपा है। वह बताते हैं कि वक्फ की बहुत ज्यादा संपत्ति का अतिक्रमण हो गया है, मतलब संपत्ति वक्फ की है मगर किसी दूसरे ने ले लिया है। इस अतिक्रमित संपत्ति को फिर से वक्फ की संपत्ति बनाने के लिए हमने यह सुझाव दिया था कि वक्फ की कार्यप्रणाली में संशोधन की जरूरत है, मगर वक्फ कानून में जो संशोधन बिल लाया गया है
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिससे जो वक्फ की अतिक्रमित संपत्ति जो है वो फिर से वक्फ को मिल जाए, बल्कि इस कानून के प्रावधान ऐसे हैं जिससे यह दिख रहा है कि वक्फ की संपत्ति सरकार हथियाना चाहती है, सरकार वक्फ की संपत्ति का अतिक्रमण करना चाहती है। अब यहां तक तो यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि वक्फ में भ्रष्टाचार है, कुप्रबंधन है, मगर उस भ्रष्टाचार को, कुप्रबंधन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। इस तरीके से पेश किया जाता है कि सबसे ज़्यादा कहीं पर भ्रष्टाचार है तो वह वक्फ में है, सबसे ज़्यादा कहीं पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ज़रूरत है तो वह वक्फ में है। और इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की एक रणनीति बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। तो बात यह है कि भ्रष्टाचार को दूर करने का तरीका जो कानून होता है, क्या यहाँ पर कानून नहीं है? तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखा, राज्य का एक मजबूत कानून है, उसकी संरचना बताती है कि वहाँ पर वह सारी व्यवस्थाएं हैं जो कानूनी तौर तरीके से हो सकती हैं। कानून बना करके, नियम बना करके जो भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए उस तरह के वे सारे तौर तरीके हैं, सारी संरचनाएं बनी हुई हैं, मगर फिर भी भ्रष्टाचार है। तो वह भ्रष्टाचार इसी तरीके वाला है जैसे प्रधानमंत्री का पद है भारत में, मंत्री का पद है, प्रशासनिक अधिकारी का पद है, सांसद और विधायक का पद है, मगर उसके बाद भी भारत में भ्रष्टाचार मौजूद है। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा जाए कि प्रधानमंत्री का ही पद हटा दीजिए, मंत्री का ही पद हटा दीजिए, सांसद और विधायक का ही पद हटा दीजिए। तो जो नया कानून पेश किया गया है वह कुछ इसी तरीके का है। वह जो कानून है उस कानून के बारे में जानिए वो क्या कहता है। अब जो कानून है, पहले का जो कानून था वक्फ एक्ट 1995, इसका नाम बदल दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी डेवलपमेंट 1995। यह अब नया कानून बदल गया है। तो जैसा कि आपको यह बात बताई गई कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इनक्रोचमेंट की। और इनक्रोचमेंट की अगर आप दिक्कत देखें तो इनक्रोचमेंट की दिक्कत ये पता चलता है कि तकरीबन 58,898 ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है वह बताता है कि 58,898 ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो इनक्रोचमेंट के दायरे में आती हैं। मतलब वह वक्फ की है मगर किसी ने उसका अतिक्रमण कर लिया है। यह सबसे बड़ी परेशानी है। मगर जो पूरा कानून बना है, जो नया बिल प्रस्तावित किया गया है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। दूसरा, इतना बड़ा बिल बना रहे हैं, आपको मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टेक होल्डर हैं, उनके हितधारक हैं, उनसे बात करना चाहिए था, मगर किसी से बात नहीं की गई है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है, जो सबसे बड़ी इसकी आलोचना कही जा रही है, वह यह कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद 6 महीने के भीतर जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उन सबको वक्फ के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब बताइए, अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि वह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। यह जो है, यह इस कानून की सबसे बड़ा आलोचना है। इसकी वजह यह है कि आपको बताया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी दी जाती थी वह मौखिक तौर पर भी दी जाती थी, डीड के तौर पर भी दी जाती थी, यानी कि मौखिक तौर पर प्रॉपर्टी दी गई है। बहुत सारे लंबित मामले हैं, वह भी बता दिया गया। तकरीबन आप समझिए तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी हैं, जो तकरीबन 8,72,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, उसमें से 4,36,000 प्रॉपर्टी का तो इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। मतलब वो मौखिक तौर पर दी गई होंगी या किसी और तरीके पर। तो अब आप बताइए कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर है वक्फ का और आप यह नियम बना रहे हैं, बिल के माध्यम से जब यह नियम बन रहा है कि 6 महीने के भीतर अगर पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सारे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए, तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तब क्या होगा? ये तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में जाने का कानून बना दिया गया है। तो यह इस कानून की, यह इस प्रस्तावित बिल की जो सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है वह यह है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने यह कहा है कि भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। भाजपा का जो नाम है वह बदल करके भारतीय जमीन
पार्टी कर देना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर के जो नया बिल है उसके स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है वो यह कमी बताई जा रही है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है। वो इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पुराना कानून था, जो पुराना नहीं, जो मौजूदा कानून है जो मैंने आपको बताया, उसमें यह बात थी कि जब कोई विवाद होगा तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, और ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है, जिस अर्ध न्यायिक संस्था में वह लोग भी होंगे जो मुस्लिम लॉ को जानते हैं और जो जुडिशरी को जानते हैं। वह निर्णय करेंगे कि इसका मालिकाना हक किसके पास जाएगा, और उसके बाद से इसका मालिकाना हक पर विवाद शांत नहीं होता है तो हाई कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मगर जो नया कानून है उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगा। अगर कोई वक्फ को लेकर के, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता है तो इसका समाधान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। ट्राइब्यूनल की शक्तियां खत्म कर दी गई। एक सर्वे कमिश्नर की बात की गई थी, जो बात मैंने कही मौजूदा कानून में है, इसको भी खत्म कर दिया गया है। यह काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है। यह इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना कही जा रही। अब बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इस सब आपने देखा कि वक्फ में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। अब ये जो इंक्रोचमेंट का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला है, यह कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ठीक कर देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं? भारत में आज जितना भी भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है तो भारत की ब्यूरोक्रेसी है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आप गिनने जाएं और अच्छे से छानबीन हो जाए तो 80 से 90% जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए मिल जाएंगे। चुनाव आयोग से लेकर के ईडी, सीबीआई, इन सब जगहों पर कौन काम करता है? इन सब जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। और ये सभी लोग को तो इन सब लोगों ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया है? इन सब लोगों ने सरकार के इशारे पर काम किया। पिछले 10 साल से देखा जा रहा है भारत की ब्यूरोक्रेसी का हाल है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? क्या वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से सरकार कहेगी? जिस तरीके से सरकार उस लैंड के मालिकाना हक को करवाना चाहेगी उस तरीके से ये काम नहीं करेंगे। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसकी सबसे बड़ी कमी में यह भी है कि जो वक्फ बोर्ड है, यह कमी भी नहीं है और कमी है भी। वक्फ बोर्ड की जो सदस्य लोग थे उसमें कहा गया कि 2 नॉन मुस्लिम होंगे और 2 औरतें होंगी। ठीक है, औरतों वाली बात समझ में आती है, और पहले भी यह बात थी, बस इसको अनिवार्य कर दिया गया। पहले भी अगर कोई चाहता, पहले यानी कि जो मौजूदा कानून है उसमें भी कोई चाहता कि औरतें इसमें शामिल हों तो औरतें शामिल हो जाती, मगर इस कानून में क्या किया कि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जो 2 नॉन मुस्लिम की बात कही जा रही है वो बात भी चलिए मान लेते हैं, ठीक है, मगर सवाल यह खड़ा होता है कि जो हिंदू मंदिर होते हैं, जो अयोध्या का मंदिर है या कोई भी हिंदू मंदिर है, क्या वहाँ पर ऐसा कोई कानून बनता है, कोई नियम बनेगा कि जो उसकी प्रबंधक समिति है उस प्रबंधक समिति में गैर हिंदू होने चाहिए? क्या सिख प्रबंधक कमेटी में यह कोई नियम बना हुआ है? तो यह मुस्लिमों के प्रबंधन जो मस्जिद का है, उनके जो धर्मार्थ क्षेत्र है, उसमें यह प्रबंधन के लिए क्यों बात घुसाई जा रही है? तो यह बात भी समझ से परे है। यह बात कहा गया है कि ये भी जो भी पैसा मिलेगा, जहाँ जहाँ खर्च होता है, वक्फ को जो प्रॉपर्टी होती है, इन सब की छानबीन कैग कर सकती है। तो यह अधिकार तो पहले भी मिला हुआ था, क्योंकि कानून के तहत यह सब कुछ नियंत्रित हो रहा था। राज्य सरकार के अंतर्गत वक्फ बोर्ड की जो नियुक्तियाँ हो रही थी वो राज्य सरकार के अंतर्गत हो रही थी। तो यह बात है। तो इससे निकल कर के जो बात आती है वह यह आती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जब यह अधिकार दे दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन है कौन नहीं है, इसकी छानबीन और इसका अधिकार पता लगाने का अधिकार जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने इस हक को अपने हाथ में ले लिया है। और सरकार किस मंशा से इस हक को अपने हाथ में लिया है, उसको अखिलेश यादव ने बहुत ही शानदार शब्दों में बताया कि जो भाजपा की सरकार है वो रियल एस्टेट कंपनी की तरह बनकर काम कर रही है। शुक्रिया।